नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर पीटी 365 में एनवायरनमेंट को। दोस्तों, एनवायरनमेंट में हम अभी तक एक वीडियो पे बात कर चुके हैं। पहली वीडियो हमारी जो है दोस्तों रिलेटेड थी UNFCCC की जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के छठी आकलन रिपोर्ट का थर्ड पार्ट प्रकाशित किया गया था, उस पर हमने बातचीत की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की जो पिछले वर्ष चर्चा में रहा बहुत अच्छे तरीके से, और इसके क्वेश्चन पूछे जाने की एग्जाम्स के अंदर इससे 100% संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों यह भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन था जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। UNFCCC का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNF के जितने भी पक्षकार हैं उनका जो 27वां सम्मेलन COP27 के नाम से मिस्र के शर्म अल शेख सिटी में आयोजित किया गया। शर्म अल शेख की लोकेशन आप लोगों को बता दूं तो शर्म अल शेख लाल सागर के एक तट पर बसा हुआ मिस्र का एक सिटी है, छोटा सा, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान में रखना, शर्म अल शेख लाल सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं चर्चा की और बात करते हैं UNFCCC के पक्षकारों का जो 27वां सम्मेलन, यानी कि जो लोग जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतित हैं दुनिया में जितने देश, उनका जो है 27वीं बार कहाँ मिले? मिस्र के शर्म अल शेख में, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना। तो इसको हम COP27 का नाम देते हैं। तो COP27 के बारे में थोड़ी सी आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, COP27 का महत्व क्या रहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, ब्रिटेन में, उसके सहित पिछले सम्मेलन की सफलताओं का आधार बनाते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही हानि और क्षति, लॉस एंड डैमेज पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। और मिटिगेशन, शमन, अनुकूलन, एडाप्टेशन और जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस की जो बात चल रही है उस पर उसका मार्ग प्रशस्त करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इस सम्मेलन में आप लोग याद रखना कि किस पे बात हुई? लॉस एंड डैमेज पर बात हुई, शमन पर यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन का जो मिटिगेशन था उस पर बात हुई, एडॉप्टेशन पर बात हुई जलवायु परिवर्तन को अडॉप्ट करने के लिए, और जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फंड्स जो प्रोवाइड कराए जाने हैं विकसित देशों द्वारा विकासशील और अल्प विकसित देशों को, उस पर इस सम्मेलन पे विस्तार से चर्चा हुई। देखो दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं कि जो मिस्र की अध्यक्षता में COP27 के नाम से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो क्या थे। पहला है परिवर्तनकारी अनुकूल एजेंडे को अपनाना। दूसरा, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त जुटाना, वित्त उपलब्ध करना और उचित वितरण करना, ठीक है। प्रतिबद्धताओं और संकल्पनाओं से पीछे हटने से बचना, यानी कि पीछे नहीं जाना। सब सारी जो संकल्पना है, जितने लोग जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनको एक संकल्प से साथ आगे बढ़ना। कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के आधार पर एक प्रबंधित जस्ट ट्रांजिशन को डेवलप करना। हानि और क्षति के लिए स्पष्ट समर्थन और कार्रवाई करना। केवल संकल्प के बजाय बड़े पैमाने पर समयबद्ध कार्यान्वयन को भी अपनाना, यानी कि संकल्प तो लेते रहे हैं पहले भी, लेकिन अब क्या है, संकल्पों पर अमल करने का वक्त है। ये सारी बातचीत जो है मिस्र में जो COP27 हुआ उसके अंतर्गत की गई, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के माध्यम से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन का, मीथेन का, एक जो जलवायु परिवर्तन में उत्तरदायी गैसें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह की गैसें जो हैं अपने वायुमंडल में इतनी इकट्ठा हो जाती हैं कि वे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा कर देती हैं और धरती का जो तापमान होता है वह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे विभिन्न पारिस्थितिक गतिविधियां जो है घटित होने लगती हैं, और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वह बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होने लगता है, जिससे जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसी को मिटिगेट करने के लिए, जैसे कार्बन वगैरह या जो हरित गृह गैसें हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है, जो ये 27वीं बार सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है।
अब दोस्तों इस सम्मेलन के साथ क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों के 17वें सत्र CMP 17 और पेरिस समझौता, जो कि पेरिस समझौते को आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कॉप 21 बोलते हैं पेरिस समझौते को। 2015 में फ्रांस के सिटी पेरिस में ये जो UNFCCC के पक्षकार थे उनका 21वां सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसमें एक समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, तो इसीलिए इसको पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पेरिस समझौते के पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकारों के चौथे सत्र की भी बैठक यहाँ पर हुई थी। दोस्तों ये सम्मेलन जो था वह शर्म अल शेख क्रियान्वयन योजना के विमोचन के साथ संपन्न हुआ। तो शर्म अल शेख क्रियान्वयन जो योजना है, अगर आपसे पूछे तो आप बता देना कि यह जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन से रिलेटेड है। दोस्तों ये रहा 27वें सम्मेलन की बात। अब हम 26वें सम्मेलन की थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। दोस्तों इस सम्मेलन के परिणाम क्या थे? इसमें ग्लासगो जलवायु समझौता हुआ था। तो आप लोग ग्लासगो जलवायु समझौते को COP26 से रिलेट कर देना, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ था? जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने के लिए अब तक का पहला COP निर्णय लिया गया। इसमें क्या है? अनअबेटेड कॉल और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया था COP26 के अंदर। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों को अंतिम रूप दिया गया इस सम्मेलन में और अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम की घोषणा की गई थी COP26 के अंदर, क्योंकि एक साल पहले ही पता चल जाता है कि अब अगला सम्मेलन होना है वह कहाँ होगा, ठीक है। और आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन करता हूं कि अब अगला सम्मेलन जो COP28 है वह कहाँ आयोजित होगा, और लेकिन आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, वह गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में आयोजित होना है। तो आप उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अब हम बात करेंगे COP27 में क्या परिणाम निकल कर आए, आखिर ये जो बैठक हुई उससे क्या निकल कर आता है। तो एक तरफ चर्चा का विषय है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए, ठीक है। आप देखना पहले चर्चा के विषय में क्लाइमेट फंड की बात की जा रही है, क्लाइमेट टारगेट की बात की जा रही है, जलवायु लक्ष्य की। तो इसमें क्या हुआ कि सदस्य देशों से अनुरोध किया गया कि वे 2023 के अंत तक 2030 के जलवायु लक्ष्यों पर पुनः विचार करें और उन्हें मजबूत करें, ठीक है। यह सम्मेलन समझौते के लक्ष्य की जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जलवायु लक्ष्य आप लोग याद रखना कौन सा है? 2023 के अंत तक 2030 के जो जलवायु लक्ष्य हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना है देशों द्वारा, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन समन यानी कि मिटिगेशन पर, मिटिगेशन के लिए क्या हुआ कि इस दशक में जलवायु परिवर्तन समन संबंधी महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन समन कार्य योजना विवरण को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। अब अगला अनुकूलन पर, एडॉप्टेशन पर बात हुई। एडॉप्टेशन पर क्या कुछ हुआ? जो GEA, ठीक है, उसके लिए एक रूपरेखा विकास किया जाएगा और यह कार्य 2023 में आयोजित होने वाले COP28 में जो ग्लासगो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम के तहत एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा। अनुकूलन कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक का योगदान करने का एक नया संकल्प लिया गया है। कितना? $230 मिलियन का अनुकूलन फंड इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। आगे है फाइनेंस पर, वित्त पर क्या बात हुई? पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 2.1C के तहत शर्म अल शेख संवाद शुरू किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय प्रवाह को वैश्विक तापमान लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। COP28 में इस पर पुनः चर्चा की गई। दोस्तों जो COP21 में 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ उसके अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन विकासशील देशों द्वारा मुहैया कराया जाएगा। किनको? विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को मुहैया कराया जाएगा। तो उस पर ये थोड़ा सा जो है आगे बातचीत हुई, उसके क्रियान्वयन को लेकर COP27 के अंदर बातचीत हुई। अब लॉस एंड डैमेज पर भी बात हुई। लॉस एंड डैमेज मैंने पहले ही बताया। तो लॉस एंड डैमेज पर क्या बात हुई कि हानि और क्षति के लिए एक नई वित्त पोषण व्यवस्था अपनाएगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हानि और क्षति के लिए कार्रवाई करने तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए बातचीत की गई है।
दोस्तों सम्मेलन के दौरान ऊर्जा पर, एनर्जी पर बात हुई। एनर्जी में क्या कहा गया कि पक्षकारों से आह्वान किया गया कि वे कम उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा प्रणालियों को अपनाएं। अनअबेटेड कोल से प्राप्त विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के प्रयासों में तेजी लाएं। तीसरी बात, अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भी बातचीत इसमें की गई। वित्तीय प्रणाली में सुधार को लेकर के क्या कहा गया कि वित्तीय प्रणाली, इसकी संरचनाओं के रूपांतरण के लिए प्रयास किया गया। इसके तहत बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को वैश्विक जलवायु आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने परिचालन मॉडल, चैनलों और साधनों के सुधार के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, आगे है जस्ट ट्रांजिशन, न्याय संगत संक्रमण को लेकर के क्या बातचीत की गई। जस्ट ट्रांजिशन पर एक कार्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय मंत्रालय संबंधी गोलमेज सम्मेलन यानी कि बैठकों का आयोजन शामिल है। ऐसी बैठक का पहला आयोजन COP28 में किया जाना तय किया गया है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर को लेकर के इंपॉर्टेंट है कि COP27 में शर्म एल शेख में एग्रीकल्चर को लेकर के इस सम्मेलन के दौरान क्या बात की गई। दोस्तों इस सम्मेलन के दौरान कृषि और खाद्य सुरक्षा के संबंध में जलवायु कार्यवाही के क्रियान्वयन में 4 वर्षीय शर्म एल शेख संयुक्त कार्य योजना की स्थापना की गई और इस कदम के द्वारा कृषि पर केरोनिविया संयुक्त कार्य को अतिरिक्त 4 वर्ष की लीज पर दी गई है। KJWA UNFCCC के तहत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक क्या है कार्यक्रम है। तो कृषि पर केरोनिविया संयुक्त जो कार्य है वह UNFCCC के तहत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का एकमात्र एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो आप इसको KJWA थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों इस सम्मेलन के दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात की गई। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिप्लॉयमेंट को देखेंगे। इसमें क्या किया गया कि प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति तथा जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क ने 2023 और 27 के लिए अपनी प्रथम संयुक्त कार्य योजना निर्धारित की है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर बातचीत की गई। अन्य में थोड़ा सा और क्या किया गया कि पहली बार जो है किसी COP सम्मेलन के निर्णय में खाद्य, नदियों, प्रकृति आधारित समाधानों, टिपिंग पॉइंट्स और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि किस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान यानी कि किस COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान यह निर्णय लिया गया कि खाद्य, नदियों, प्रकृति आधारित समाधानों और टिपिंग पॉइंट्स और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो ये चीज आप याद रखना कि आप COP27 का नाम अच्छे से रट लेना। ठीक है, इस संबंध में अब COP27 के दौरान जो है कुछ क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स के अंत में कुछ परिशिष्ट COP27 के लिए कुछ प्रमुख पहले यानी कि कुछ योजनाएं चलाई गई। तो उन योजनाओं पर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। तो दोस्तों योजनाओं को लेकर के क्या बात की गई उसको देखेंगे। इसमें यह है, पहली है ब्रेक थ्रू एजेंडा द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। तो ब्रेक थ्रू एजेंडे को हम थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रेक थ्रू आखिर एजेंडे को लेकर के क्या कुछ बातचीत की गई है। ठीक है, ब्रेक थ्रू एजेंडा के हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी कि क्लीन टेक्नोलॉजी के किफायती और अधिक स्वच्छ बनाने में सहायता करने के लिए प्राथमिकता वाली कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार की। इसकी घोषणा कब की जाएगी? COP28 सम्मेलन के दौरान। ब्रेक थ्रू एजेंडा का शुभारंभ जो है COP26 में लगभग 45 वैश्विक नेताओं के गठबंधन द्वारा किया गया था। भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है ब्रेक थ्रू एजेंडे का। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा का शुभारंभ कब किया गया? COP26 के दौरान। ये चीज आप लोग याद रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देशों, व्यवसायों और नागरिक समाज के लिए रूपरेखा प्रदान करना ताकि वे उत्सर्जन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में अपनी कार्यवाही को मजबूत कर सके। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्राथमिकता वाली कार्यवाहियों का उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रों में विकार्बनीकरण को गति देना। इन क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि शामिल है। ठीक है, साथ ही दोस्तों प्राथमिकता वाली कार्यवाहियों में निम्नलिखित के लिए समझौते किए किस किस चीज के लिए देखेंगे। 2 पॉइंट्स हैं। पहला है निम्न उत्सर्जन और निवल शून्य उत्सर्जन वाले इस्पात, हाइड्रोजन
एवं संधारणीय बैटरियों के लिए सामान्य परिभाषाएं विकसित करना। दूसरा, आवश्यक अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार में तेजी लाना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। ये आपके एग्जाम के अंदर मैं कह दे रहा हूं कि लिख के ले लीजिए, इसके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल मंच के रूप में स्थापित किया गया है। तो यह क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड स्टेट द्वारा ग्लासगो के स्कॉटलैंड में कॉप 26 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। ठीक है, और किस तरफ है, यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड किस दिशा में स्थित है, वो आप लंदन के किस दिशा में स्थित है ये बताना। ठीक है, अब इस फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन स्टीयरिंग बोर्ड में शामिल हो चुका है। इसको याद रखना, इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन एक क्या है, एक वैश्विक पहल है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योजना है, पहल है। यह उन 7 औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्बनीकरण करने के लिए कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग करती है जिनका उत्सर्जन कम करने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इसमें एल्युमिनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रक क्षेत्र शामिल है। ये वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन के 30% के लिए ये क्षेत्र जिम्मेदार हैं, तो इसलिए ये क्षेत्रों पर लगाम लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण पर लक्षित है, साथ ही नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बातचीत के अंत में हम बात करेंगे UNFCCC के बारे में। UNFCCC के बारे में जब दोस्तों हम जलवायु परिवर्तन की आकलन रिपोर्ट UNFCCC की डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया ही था, लेकिन एक बार फिर से कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल टिप्स पे तैयार रखना। अब UNFCCC की उत्पत्ति जो है 1992 में जो रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें हुई, और इससे 1994 में अपना लिया गया। तो UNFCCC की उत्पत्ति कब हुई, 1992 में, जब रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में क्यों आयोजित किया गया था वो आप लोग बताना। और पहला जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन पूरी दुनिया में कब आयोजित हुआ था वो मैं डेट आपको बता देता हूं, 1972 में। और इसी के 20 वर्ष होने पर रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन फर्स्ट आयोजित किया गया। और इस जो 1972 के सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो बातें अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो एक डिस्कशन हो जाएगा और हेल्दी डिबेट हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। अब UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है, बॉन कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना कि UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। अब जो UNFCCC अस्तित्व में आया तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, तो UNFCCC के कुछ उद्देश्य हैं, उसको हम लोग याद रखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा UNFCCC को समझना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका पहला उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उच्च स्तर पर स्थिर करना, जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके। यानी कि यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण को रोकने पर काम करता है। ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ताकि पारिस्थितिक तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने का पर्याप्त समय मिल सके। दोस्तों देखो, जो जलवायु परिवर्तन है उसकी गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि जो प्रकृति है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसको फिर से नवीकरण होने का समय तक नहीं मिलता। तो इसको कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के तहत क्या करेंगे हम लोग कि वायुमंडल में उतनी ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेंगे जिससे पृथ्वी अपने संसाधनों को फिर से नवीनीकृत करने के लिए उसको एक समय मिल सके। दूसरी बात, यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन को खतरा नहीं होना चाहिए, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वह खतरे की स्थिति में नहीं पहुंचनी चाहिए। तीसरी बात, आर्थिक विकास को स्थायी रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाना है।
अब सदस्यता इसकी किस किस के पास है, इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है, कोई भी ले सकता है, हर एक देश इसमें शामिल हो सकता है। फिलहाल इसमें 198 देश शामिल हैं और भारत भी इसका एक सदस्य देश है UNFCCC का। ठीक है, अब आगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्या है कि सम्मेलन कन्वेंशन के तहत स्थापित कुछ समझौते थे जो UNFCCC के तहत स्थापित किए गए। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल इसी के तहत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि अगर आप लोगों को याद हो तो बताएं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। क्योटो प्रोटोकॉल की भारत की पहली जो प्रतिबद्धता अवधि, इसको वर्ल्ड लेवल पे जो अपनाया गया, वह 2008 से 2012 तक और फिर 2013 से 20 तक। ठीक है, ये आप लोग याद रखना जानकारी। अब UNFCCC को चलाने वाले तंत्र कौन कौन से हैं, इसको आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, जो कि आप कॉप 27, कॉप 26 का नाम सुन रहे हैं। तो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या है कि यह UNFCCC का शीर्ष निर्णय निर्माणकारी निकाय है। इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कॉप में है और सामान्यतः इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है जब तक कि कॉप द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, तो UNFCCC का एक तंत्र है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब कॉप क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में भी कार्य करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक भी करता है कॉप। तो इसमें देख लेना है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भी भाग लेते रहते हैं। ठीक है, और इसका UNFCCC का तीसरा जो परिचालन तंत्र है वह कॉप पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये भी इसका एक कार्य है, इसको आप लोग याद रखना। ये जो UNFCCC है यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेता है और साथ ही CMA में पेरिस समझौते के पक्षकार सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है और ये गैर पक्षकार देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत UNFCCC का एक सदस्य देश है। UNFCCC को बोलते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये चर्चा आप लोगों के लिए कैसी रही ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें कुछ सुधार की जरूरत होगी वो भी बता देना, वो भी किया जाएगा। और इस सीरीज को मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। ये जो हमारी लक्ष्य सीरीज PT 365 को लेकर चल रही है, क्योंकि दोस्तों यह हमें करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करवाएगी पूरा साल भर का, और एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बातचीत इस लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत की जा रही। तो इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसका लाभ उठाएं। और इसमें दोस्तों पढ़ाने का एक तरीका ये है कि कुछ चीजें जहां पर आप लोगों को मुश्किल हो सकती हैं उसको मैं अपने तरफ से ऐड ऑन कर दे रहा हूं, जिसको आप समझने में, आप लोगों को विषय समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों इस चर्चा के अंदर अब यहीं पर रुकेंगे और आगे फिर किसी वीडियो में हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बट हाँ दोस्तों, एक लास्ट में जानकारी, थोड़ा रुकिए। जानकारी ये है कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि कंपटीशन वार का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो ये आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें द हिंदू और PIB के जो करंट अफेयर्स होती हैं वो डेली बेसिस पर डाली जा रही हैं। उसका बहुत सारे लोग जुड़कर लाभ भी उठा रहे हैं और आप भी जुड़कर उसका लाभ उठाइए। ठीक है, साथ ही दोस्तों कंपटीशन वॉर चैनल पर जो लक्ष्य सीरीज है उसके अंतर्गत जो पर्यावरण की PT 365 है उसमें जो पहला वीडियो बनाया गया है उसका भी लिंक चैनल के इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लेना। और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग चैनल को विजिट करें और उसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।